गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपके यूटेट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल स्टेट टेट के एग्जाम होने हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और रिविजन के टाइम, पेपर के टाइम उन्हें क्या करना है, रिवाइज करना है और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा कोड क्या है कि ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे ना हौसला, हारेंगे ना हौसला कभी, ये हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। बिल्कुल सही बात है कि जब खुद से वादा करोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके अपने हौसले खुद ब खुद मजबूत होते जाएंगे जब आप खुद से वादा कर लेंगे। कहते हैं ना कि पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, तब किसी और पर विश्वास करना। जब आप खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तब उससे जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब क्या करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं करूँगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए या करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी मंजिल को पाके ही रहूँगी या रहूँगा। आप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपने एग्जाम की किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप तैयारी करते हैं, उसमें आपको अपना 100% देना है। अब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको असफलता भी मिलती है, अगर आपको सिलेक्शन नहीं भी होता, तो उस टाइम तक आप बहुत कुछ सीख जाते हो। फिर अगली बार तो कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन होने से। ठीक है, तो कभी भी निगेटिविटी में नहीं जाना, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है कि कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है, मुझे एक ना एक दिन अपनी मंजिल को हासिल करना है। चाहे मुझे असफलता बार बार मिलती रहे, लेकिन मैं प्रयास करती रहूँगी या करता रहूँगा। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है। हमारा आज का टॉपिक नहीं, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। हमारा चैप्टर शुरू होगा आज स्वास्थ्य एवं रोग। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, साथ साथ चैप्टर का नाम लिखेंगे स्वास्थ्य एवं रोग। तो स्वास्थ्य और रोग क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। आप सभी को पता है स्वास्थ्य क्या है, लेकिन उसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने कि स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है या कमजोरी नहीं है तो वो हमारा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। बल्कि हम सामाजिक रूप से भी खुश रहे, हम मानसिक रूप से भी खुश रहे और हम शारीरिक रूप से भी खुश रहे, वो है हमारा स्वास्थ्य। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, आप सबके साथ होता होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, ना तो किसी काम में मन लगता, जो भी करते हैं बड़ी मुश्किल से करते हैं, ना किसी भी कुछ काम करने की इच्छा रहती। तो जब तक हमारा ये नहीं कि हमारा शरीर स्वस्थ है और हम मानसिक रूप से बीमार है, कि मतलब हमारा मन खुश नहीं है तो हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाता। कि शरीर हमारा बिल्कुल फिट है लेकिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है और जो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, वो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, ये नहीं कि शरीर बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा और अंदर से हमें इतनी टेंशन है कि हमें नींद तक नहीं आती, तो वो हम स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में उसमें नहीं आ सकते। तो स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हर तरह से जो स्वस्थ हो वही पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, जिसे कोई टेंशन ना हो, जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, और जो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, जिसका समाज में अच्छा व्यवहार हो, अच्छी उठ बैठ हो, अच्छी उसकी इज्जत हो, तब वो क्या कहलाता है? एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो स्वास्थ्य का मतलब आपको पता चली गया, नॉर्मल सी बात है स्वास्थ्य का मतलब। इसके बाद रोग क्या है? तो रोग की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न होना ही बीमारी या रोग नहीं कहलाता।
कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम बीमार है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम बीमार है, और अगर हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम बीमार है। तो क्या कहलाता है, जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न हो वो क्या कहलाएगा, वो बीमार कहलाएगा, रोग कहलाएगा, रोगी कहलाएगा। ठीक है, जो ये नहीं कि हम शरीर से तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मानसिक स्थिति हमारी बहुत बेकार है, हम 24 घंटे टेंशन लेते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, मानसिक रोगी कहलाएगा। जो सामाजिक रूप से तो ठीक है, सामाजिक मतलब बर्ताव उसका अच्छा है, बिहेव अच्छा है, लेकिन उसका शरीर में जगह जगह दुनिया भर की बीमारी हो रखी है, वो क्या कहलाएगा, बीमार व्यक्ति कहलाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो, तीनों में से किसी भी रूप में स्वस्थ ना हो, तो वो क्या कहलाता है, रोगी कहलाएगा, या एक बीमार व्यक्ति कहलाएगा, या रोग या बीमारी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि स्वास्थ्य और रोग क्या होते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप शब्द को देख के ही उसका अर्थ बता दोगे कि क्या होता है स्वास्थ्य और रोग। इसके बाद अब हमें देखना क्या है कि बीमारी कितने प्रकार की होती है। मेन क्या है कि बीमारी कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी बीमारी होती है, किसके कारण होती है और इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी बीमारी, जन्मजात बीमारी और उपार्जित बीमारी। जन्मजात बीमारी कैसी होती है, जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि जो बीमारी हमें जन्म से ही हो, जो हमारे शरीर में जन्म से ही होती है, वो कौन सी बीमारी होती है, जन्मजात बीमारी। जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये कैसी बीमारी है, ये जन्म से ही होती है। मतलब बच्चा पैदा होता है तो तब पहले से ये बीमारी शरीर में होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, जन्मजात बीमारियों के अंतर्गत। दूसरी क्या है, उपार्जित बीमारियां। उपार्जित बीमारी कैसी होती है, ऐसी बीमारी जो हमें वातावरण से मिलती है, जो जिस हम वातावरण में रहेंगे उस वातावरण से मिलेगी, दूषित वातावरण से मिलेगी, या जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे किसी चीज़ की कमी होगी, या हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी होगी, तो उससे हमें ये बीमारी मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं, उपार्जित बीमारियां बोलते हैं, जो हमें अपने आसपास के वातावरण से मिलती है। जैसे पेचिस हो गई, काली खांसी हो गई, छोटी माता हो गई, ये सारी बीमारियां कैसे मिलती है, वातावरण से मिलती है हमें। किससे बीमार पड़ते हैं हम इन सारी बीमारियों में, अपने आसपास के दूषित वातावरण से। ठीक है, अब जो ये उपार्जित बीमारी है ये भी 2 प्रकार की होती है। बीमारी कितने प्रकार की बताई मैंने, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात जो जन्म से ही होती है, और उपार्जित जो वातावरण से शरीर में फैलती है। और ये जो उपार्जित बीमारी होती है वो कितने प्रकार होती है, जो उपार्जित बीमारी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संक्रामक रोग और एक होती है असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग कैसे होते हैं और असंक्रामक रोग कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो विभिन्न कारकों की सहायता से भी लिख लेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। कैसी बीमारी है, जो एक व्यक्ति को छूने से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाएगी। जो सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं अभी 2 साल से, कोरोना देख रहे हैं ना कि कोरोना कैसे फैल रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया में, सारे विश्व में फैल चुकी है। ऑल इंडिया में नहीं, विश्व में अलग अलग देशों में फैल चुकी है। तो वो कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रही है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। स्पर्श करने से, टच करने से, छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। ठीक है, तो कैसी बीमारी है वो, संक्रामक बीमारी है, संक्रामक रोग है। जैसे ये कैसे होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों और स्पर्श आदि से फैलते हैं। ये जो संक्रामक रोग होते हैं छोटे छोटे जीवों से फैलते हैं और किससे फैलते हैं, स्पर्श करने से, यानी टच करने से, एक दूसरे को टच करने से ये जो रोग होते हैं वो फैलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, ऐसे रोग जो बिना किसी बाह्य कारक के नहीं फैलते। मतलब ऐसे रोग जो बिना कारण के नहीं फैलेंगे, कुछ ना कुछ कारण होगा तब फैलेंगे। इनका सामान्यतः व्यापक प्रभाव नहीं होता, मतलब इनका बड़ा विस्तृत प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं, बल्कि ये एक एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे नहीं कि टच करने से नहीं फैलेंगे या इनका बड़ा क्षेत्र नहीं होगा। ये क्या करेंगे, ये कैसे रोग होते हैं जो सिर्फ एक एक व्यक्ति में फैलते हैं, कि किसी एक व्यक्ति को हो गया तो ये नहीं कि उसे छुएंगे हम तो हमें भी हो जाएगा, नहीं, हमें नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से फैलते हैं। कौन सी बीमारी है, कैंसर है, टिटनेस है,
कैंसर है, जब किसी एक व्यक्ति को कैंसर है, मान लीजिए हमारे घर में ही किसी एक व्यक्ति को कैंसर है और हम उसका इलाज करा रहे हैं, उसके साथ है, तो ये तो नहीं कि हमें भी कैंसर हो जाएगा, नहीं होगा ना हमें कैंसर। तो ये कैसी बीमारी है, ये असंक्रामक रोग है, ये छूने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पर्श करने से, टच करने से फैलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। लेकिन असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, ये व्यक्तिगत बीमारी होती है, एक ही व्यक्ति में होगी, मतलब छूने से या स्पर्श करने से दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी। तो ये कैसी बीमारी, ये हो गए हमारे बीमारियों के प्रकार। कितने प्रकार की होती है बीमारी, 2 प्रकार की होती है, जन्मजात बीमारी और उपार्जित बीमारी। जन्मजात बीमारी वो होती है जो जन्म से ही होती है, उपार्जित बीमारी वो होती है जो वातावरण से फैलती है। अब जो जन्म उपार्जित बीमारी है वो भी 2 प्रकार की होती है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, स्पर्श करने से फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। और असंक्रामक बीमारी क्या होती है, जो सिर्फ व्यक्तिगत होती है, जो एक व्यक्ति में होगी, अगर उसे हम छुएंगे, टच करेंगे तो हमें नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में ये समझ में आ गया होगा कि क्या है संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, उपार्जित बीमारी और जन्मजात बीमारी। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख संक्रामक रोग तथा उनके कारक। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो किस वजह से फैलते हैं, जो कुछ विषाणु जनित होते हैं, कुछ जीवाणु जनित होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ जनित होते हैं। अब ये देखेंगे कि विषाणु से कौन से रोग फैलते हैं, जीवाणु से कौन से रोग फैलते हैं और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इधर जीवाणु जनित, बीच में डालेंगे विषाणु जनित और फिर लास्ट में डालेंगे प्रोटोजोआ जनित। एक एक को करेंगे डिफाइन। काली खांसी है, किससे फैलता है, जीवाणु जनित है। काली खांसी किससे फैलता है, जीवाणु से फैलती है। काली खांसी आपने सुना होगा ना, भयंकर खांसी हो जाती है, जब सूखी खांसी भी बोलते हैं उसे, वो काली खांसी होती है। निमोनिया, निमोनिया बच्चों को होता है, चेस्ट में सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ जम जाता है, वो निमोनिया होता है। कैसा रोग होता है, जीवाणु जनित, जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्या है, प्लेग। प्लेग कैसे फैलता है, चूहों से फैलता है, तो किससे फैलेगा, जीवाणुओं से फैलेगा। तपेदिक, टीबी, टीबी किससे फैलती है, जीवाणु से फैलती है। टिटनेस किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। आंत्रज्वर, आंत्रज्वर यानी मियादी बुखार, सुना होगा ना आपने मियादी बुखार। आंत्रज्वर का दूसरा नाम क्या है, मियादी बुखार, किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। हैजा, हैजा किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। कोढ़ किससे फैलता है, जीवाणु से। और डिफ्थीरिया किससे फैलता है, जीवाणु से। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, आंत्रज्वर, हैजा और कोढ़ और डिफ्थीरिया। ये कैसे रोग हो गए, ये हो गए जीवाणु जनित रोग। इसके बाद आते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु से जो फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे। अब विषाणु से फैलने वाले रोग है पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू। किससे फैलते हैं, विषाणु से। पीलिया विषाणु से फैलता है, चेचक विषाणु से फैलता है, एड्स फ्लू विषाणु से फैलता है, रेबीज विषाणु से फैलता है। किससे, किसके काटने से, कुत्ता, घोड़ा, इनके काटने से क्या फैलता है, रेबीज फैलते हैं शरीर में। डेंगू विषाणु से, पोलियो विषाणु से फैलता है, खसरा विषाणु से फैलता है, छोटी माता विषाणु जनित रोग है और चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग है। इसके बाद क्या आता है, कौन कौन से हो गए विषाणु जनित, पीलिया, चेचक, एड्स फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता और चिकनगुनिया। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित कैसे हो, कौन कौन से रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, वो पेचिस, मलेरिया और पायरिया। कौन कौन से रोग होते हैं, पेचिस, मलेरिया और पायरिया। ठीक है, तो ये जीवाणु जनित रोग हो गए, नोट डाउन कीजिए ना फटाफट से, ये विषाणु जनित और ये प्रोटोजोआ जनित। अब जो जीवाणु जनित रोग है उनमें से एक देख लेते हैं एक बार कि जो काली, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लेग होता है वो किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। हैजा किससे फैलता है, हैजा किससे फैलता है, दिखाई दे रहा ना आपको, हैजा फैलता है मक्खी से, मच्छर से और दूषित जल से। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपको पता ही है, हैजा, हैजा में उल्टी दस्त हो जाते हैं। आंत्रज्वर यानी मियादी बुखार है, वो किससे फैलता है, दूषित जल से फैलता है। किससे फैलता है, दूषित जल से।
और खाने से, अगर खान पान हमारा ठीक नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, तो मियादी बुखार उससे फैलता है। उसके बाद डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इनको दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? एक टीका लगाया जाता है। टीकाकरण हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। मैंने आपको बता दिया, पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता और चिकनगुनिया। पीलिया किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। हम इसमें क्या होता है, हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। पीलिया। पोलियो कैसे होता है? पोलियो भी दूषित जल और भोजन से ही होता है। रेबीज किससे फैलता है? जानवरों से फैलता है। रेबीज किससे फैलता है? जानवरों से। घोड़े के काटने से, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, इनसे क्या फैलता है? रेबीज फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया एड्रिज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया किसके काटने से? एड्रिज मच्छर के, ठीक है। और चेचक और पोलियो नामक जो बीमारी है वो भारत में दूर हो ही गई है, आपको पता है। तो ये हम देख लेंगे एक बार, फिर से एक बार आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि जो जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं वो काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, आंत्रज्वर यानी मियादी बुखार, हैजा कोड और डिफ्थीरिया है। इसके बाद विषाणु जनित रोग है पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता, चिकनगुनिया। इसके बाद प्रोटोजोआ कौन से है? पेचिस, मलेरिया और पायरिया है। पायरिया कहाँ पे होता है? दांतों में होता है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। इसके बाद नोट करके लिखेंगे कि दाद, खाज, एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है? पैरों में हो जाता है, जिसे आम भाषा में आप क्या बोलते हो गांव में? क्या बोलते हैं? खारवे, खारवे कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, कि वो हो गए हैं। और जो जानवरों के पैरों में भी होता है एथलीट फुट। और अस्थमा, ये किससे फैलते हैं? ये फैलते हैं कवक से, यानी ये कवक जनित रोग है। जो दाद, खाज, एथलीट और अस्थमा है वो कैसे रोग है? कवक जनित रोग है, ठीक है। तो गलती से भी इन्हें विषाणु जनित या जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ में टिक मत कर देना। तो अगर ये रोग आते हैं तो इन्हें किस में करेंगे? कवक जनित रोग में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि किस बीमारी में कौन कौन सा टीका लगाया जाता है। टीकाकरण देखते हैं, ठीक है। डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी किसका टीका? डीपीटी का टीका किस में लगाया जाता है? अगर डिफ्थीरिया हो, काली खांसी हो, टिटनेस हो, इसकी रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी। नेक्स्ट है टीबी की रोकथाम के लिए। टीबी यानी तपेदिक। टीबी की रोकथाम के लिए क्या कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मलेरिया के उपचार में कुनेन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। मलेरिया का इलाज करने के लिए, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है, मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कुनेन व सिनकोना की छाल से। कुनेन और सिनकोना की छाल, कुनेन और सिनकोना क्या है? वृक्ष है। इनकी छाल से क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। किस बीमारी में? मलेरिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, अर्थात भारत पोलियो मुक्त और चेचक मुक्त हो चुका है। अब भारत क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत सरकार 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए नियमित रूप से प्लस पोलियो कार्यक्रम चलाती है ना। प्लस पोलियो कार्यक्रम कितने साल तक के बच्चों के लिए? 5 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन भारत चेचक और पोलियो से मुक्त हो चुका है। इसके बाद ये हमने देख लिया टीकाकरण की कौन सी बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है। डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और टीबी की रोकथाम के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मलेरिया में क्या उपचार किया जाता है? कुनेन और सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है और भारत सरकार ने क्या किया है? 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों के लिए नियमित रूप से प्लस पोलियो कार्यक्रम चलाया हुआ है। अब देखेंगे हम अभावजन्य रोग कैसे होते हैं। अभावजन्य से जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अभाव मतलब कमी।
किसी पोषक तत्वों की कमी से। अभावजन्य रोग यानी ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व या खनिज लवण के अभाव में होती है। जब हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे या खनिज लवण नहीं मिल पाएंगे तो हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं, कौन से रोग होते हैं ये बताएंगे आपको। लेकिन उस अवस्था को, उस बीमारी को क्या कहते हैं, जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी से या खनिज लवण की कमी से रोग हो जाते हैं तो उस रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। इन रोगों से हमें तभी छुटकारा मिल सकता है जब उससे प्राप्त पोषक तत्व पदार्थ हमारे शरीर को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए आयोडीन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिल रही है, आयोडीन वर्तमान में हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? नमक से। वैसे कैसे, कहाँ से प्राप्त होती है? समुद्री जीवों से आयोडीन प्राप्त होती है, लेकिन हम वर्तमान में किससे आयोडीन प्राप्त करते हैं? नमक से। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो हम कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। लेकिन अगर हम आयोडीन की कमी को पूरा करें, मतलब नमक की मात्रा लेना शुरू कर दे तभी तो जाके वो रोग दूर होना शुरू होगा ना, जो जिसकी कमी से हुआ है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि उससे प्राप्त पोषक तत्वों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। इन पोषक तत्वों के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। और आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नमक से प्राप्त होती है। वैसे आयोडीन कहाँ से मिलती है? समुद्री जीवों से मिलती है। लेकिन हम किससे ग्रहण करते हैं? हम आयोडीन की जो मात्रा है हमारे शरीर में वो नमक से ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। लोह की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है, लौह तत्व की कमी है, तो हमारे खून में क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस जो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग हो जाता है उसे कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं उसे? एनीमिया कहते हैं। और ये किससे दूर होगा? ये जो एनीमिया रोग है ये किससे दूर होगा? इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का किन किन पोषक तत्वों को लेना पड़ेगा? तो हमें पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, सेब, केला, क्या क्या लेना पड़ेगा? अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी है यानी आयरन की कमी है तो हमारे शरीर में क्या होगा कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एनीमिया, यानी एनीमिया बीमारी हो जाएगी। एनीमिया बीमारी किससे दूर होगी? हरी सब्जियों से। केला, सेब, आंवला, इन सारी चीज़ों का अगर हम सेवन करेंगे, इन पोषक तत्वों को अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? हमारे शरीर में जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तीसरा क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है। कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, अंडे से प्राप्त होता है। तो अगर हमें अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती है। हमारे दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी से ही होते हैं ना। तो हमें किन पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए? हमें दूध, अंडा, जिससे क्या मिले? हमें कैल्शियम की मात्रा मिले, हमें उन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूध, अंडा, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियों का। फास्फोरस की कमी से क्या होता है? फास्फोरस की कमी से भी हमारी हड्डियां और दांत क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, केला और हरी मिर्च है। अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो उसके लिए हमें क्या लेना है? उसके लिए हमें लेना है दूध, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, जिससे हमारे शरीर में जो फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? अभावजन्य रोग क्या है कि जिन पोषक तत्वों की कमी से या जिन खनिज पदार्थों की कमी से हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, उसके अभाव में, पोषक तत्वों के अभाव में या खनिज लवणों के अभाव में हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। तो वो कौन से रोग होते हैं? वो अभावजन्य रोग कहे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं
और कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं, उनके लिए हम क्या लेते हैं, दूध, अंडा, सेब, ये सारी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको कि लोह यानी आयरन की कमी से हमारे शरीर में हमारे उसमें शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। उसके लिए हमें क्या क्या लेना है, उसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, क्या लेना है, और क्या लेना है, उसके लिए आंवला लेना है, सेब लेना है, पालक लेना है और केला लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके लिए लेनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन अभावजन्य रोग क्या है कि हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी से, जिन पोषक तत्वों के अभाव में रोग हो जाते हैं, जिन पोषक तत्वों के खनिज लवण के अभाव में रोग हो जाते हैं, वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। और उनकी कमी को दूर करने के लिए हमें वही पदार्थ लेने होते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। जैसे आयोडीन की कमी होने से घेंघा रोग हो जाता है, तो हमें आयोडीन की मात्रा अपने शरीर में लेनी पड़ेगी, तभी जाके हमें उस बीमारी से, उस रोग से छुटकारा मिल पाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करेंगे। ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, फिर बीमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जन्मजात बीमारी जो जन्म से ही व्यक्ति विशेष के अंदर होती है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। दूसरी है उपार्जित बीमारी, ऐसी बीमारी जो वातावरण से मिलती है, काली खांसी, छोटी माता, पेचिस। उपार्जित बीमारी होती है, वो भी 2 प्रकार की होती है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कारकों की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं और सूक्ष्म जीवों और स्पर्श आदि से फैलते हैं। असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, जो किसी बाह्य कारक से नहीं फैलते, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कैंसर है, टिटनेस है आदि है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रमुख संक्रामक रोग और उसके कारक पढ़े। उसके बाद जैसे जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, आंत्रज्वर, हैजा, कोड, डिप्थीरिया। विषाणु जनित जो विषाणु से फैलते हैं, पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता, चिकनगुनिया। जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, पेचिस, मलेरिया और पायरिया। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कवक से फैलते हैं, कवक जनित रोग होते हैं। वो कौन से हैं, दाद, खाज, एथलीट फुट और अस्थमा। एथलीट फुट और अस्थमा, दाद, खाज, एथलीट फुट और अस्थमा, 4 रोग किससे फैलते हैं, ये कवक से फैलते हैं, यानी ये कवक जनित रोग है। इसके बाद हमने टीकाकरण पढ़ा कि किसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभावजन्य रोग पढ़ा कि जिन पोषक तत्वों की कमी से, जिन पोषक तत्वों के अभाव में रोग हो जाता है, जिन खनिज लवण के अभाव में हमारे शरीर में बीमारी या रोग हो जाता है, वो कैसे रोग कहलाते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके आगे का है जो चैप्टर का, उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और फिर जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। सिर्फ 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट में आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। 5 मिनट बाद बंद कर दीजिए अपना फ़ोन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपका, सिर्फ 5 मिनट। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नेक्स्ट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।